SC/ST एक्ट का मामला हो या जिस तरह से हायर एजुकेशन में आरक्षण खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, बहुजन प्रोफेसर, वो मोर्चा खोले हुए हैं और रोज़ हंगर स्ट्राइक चल रहा है। अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ से थोड़ी दूर वो मंच बना हुआ है और जो आर्ट फैकल्टी है उसके ठीक सामने। आप सोचिए कि लगातार प्रोटेस्ट जारी है। 21 तारीख से ये खबर सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। बहुजनों की बात सोशल मीडिया पर होती है। आप समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्ट्राइक चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं है, किसी अंग्रेज़ी अखबार में खबर नहीं है। और सो कॉल्ड जो ये अखबार है हिंदी का, उसको तो छोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि लगातार जो बहुजनों की खबर है वो आप तक पहुँचाई जाए। सर, आज 21 तारीख से लेके आज 27 तारीख है, कुछ असर हुआ है? कोई बातचीत का प्रपोजल, कहीं से कोई मैसेज ऐसा सुनने में आया है कि जो मंत्रिमंडल ने UGC को कहा है कि आप कोर्ट जाएं इस नए रोस्टर के विरुद्ध, लेकिन कोर्ट जाने का मतलब है कि कोर्ट में कब फैसला होगा, नहीं फैसला होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन UGC ने, मंत्रिमंडल ने क्या कहा कि कोर्ट जाए? समिति ने UGC से निवेदन किया है कि वो इस फैसले के विरुद्ध कोर्ट में जाकर एक अपना SLP दायर करें। SLP दायर करने का मतलब हुआ कि उस पर कुछ भी हो सकता है, ये सिलसिला चला रह सकता है। मूल रूप से ये समझिए, और मैं दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रोस्टर लागू हुआ है। रोस्टर यानी आरक्षण को लागू करने का एक व्यवस्था जो है, जिसके तहत लगभग आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये कोर्ट में जब मामला जाएगा मतलब लंबा खींच जाएगा? निश्चित तौर से लंबा खींचेगा। वहाँ कोई भी चीज़ तो सिर्फ डेट्स मिलते हैं, सिर्फ तारीख मिलती है, न्याय तो मिलता नहीं है। SC/ST एक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया? SC/ST एक्ट में तो हम सब समझ रहे हैं कि आज जो दलित समाज है, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सुरक्षा इस एक्ट के तहत आज तक महफूज थी। लोग डरते थे, दबंग लोग डरते थे उनको छूने में, लेकिन अब इस व्यवस्था को ठीक उलट दिया गया है कि न सिर्फ उसको अब जो है इसका मिसयूज़ इस तरह से होगा कि दलितों को मार भी पड़ेगी और उनको फिर से कोर्ट में भी अपने आप को घिस कर साबित करना पड़ेगा। एक नया बाइनरी सेट किया जा रहा है कि OBC के लोग खासकर ज़्यादा खुश हैं कि SC/ST एक्ट खत्म हो रहा है। मतलब वो लोग का जो जनरल कैटेगरी वाले वो कह रहे हैं कि OBC वाले ही ज़्यादा एट्रोसिटी कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया का ये प्रचार है। मैं खुद उस समुदाय से आता हूँ जो तथाकथित पिछड़े हैं हम लोग, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी बहुजन समाज, जिसमें पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, आज SC/ST एक्ट को उसी व्यवस्था में लागू रखने के लिए अगर संघर्ष भी होगा तो सड़क पे हम लोग एक साथ हैं, दलित समाज के साथ। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले इनकी अहमियत समझ लीजिए। सब इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और समाज के नब्ज पर हाथ रखते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो कितने चिंतित हैं और उनको लग रहा है कितना गंभीर मुद्दा है। टीवी के लिए खबर नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है, जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, जो कास्ट है, जो रूलिंग कास्ट है, उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन है, इसलिए टीवी पर नहीं दिखेगा। लेकिन इन मुद्दों की गंभीरता समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रात के 8 बजे दिल्ली के सड़कों पर नेशनल दस्तक जैसे टुच्चा यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए खड़ा है। तो इसका मतलब इस पूरे मुद्दे की अहमियत समझिए। आपका क्या नाम है सर? धर्मवीर। क्या करते हैं आप? मैं लॉ फैकल्टी में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप बताइए कि क्या लग रहा है SC/ST एक्ट को लेकर क्या रहा है? जो इसमें जो मेन जो सबसे बड़ा सेफगार्ड था SC/ST को, कि आपसे लोग डरते थे कि अगर हमने कुछ किया तो सीधे सीधे गिरफ्तारी हो जाएगा इस मामले में, और गिरफ्तारी होने से बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी फील हो रहा था SC/ST वर्ग को। लेकिन जब इसमें इस तरह का प्रावधान हटा दिया गया, गिरफ्तारी नहीं होगा, इंक्वायरी बैठेगा, और इंक्वायरी का आपको पता है इंक्वायरी कैसे होता है। इंक्वायरी होगा तो फिर वो इंक्वायरी लंबा खींचेगा, इंक्वायरी में कौन लोग होंगे, वो लोग किस तरह से इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट देंगे, ये पूरा एक तरह से इसे लंबा खींच दिया जाएगा। और जो इसमें एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो अगर इसमें बेल पहले हो जाएगी आदमी की, तो फिर इसके मामले बढ़ेंगे। और इसका जो आधार लिया गया है SC/ST एक्ट का कि मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो अभी आप देखिए जल्दी जल्दी अभी घटनाएं बहुत सारी पिछले कुछ टाइम में हुई हैं। बलिया में एक दलित औरत को जिंदा जला दिया गया है एक सूदखोर दबंग के द्वारा।
उनको जिंदा जला दिया गया सिर्फ दबंग किसको कहते हैं? वो सलमान खान को। हाँ, जो यहाँ पे गोदी मीडिया दिखाता रहता है दबंग, वो किसी राजपूत जाति से आते हैं। वो उन्होंने मुझे लगा सलमान खान को तो नहीं, वो दबंग उनका तथाकथित वर्ड है जब वो यूज़ करते हैं। तो बस उनको जब दिखाना होता है कि कोई सवर्ण आदमी है तो उसके नाम के आगे दबंग लगा देते हैं, और जब किसी ओबीसी SC ST का मामला होता है तो उसका जाति खोल के दिखाते हैं एकदम कि यही जाति का है, यही जाति का है। तो इसका दुरुपयोग का मामला जो ये लोग कह रहे हैं कि अभी वो बलिया वाला मैटर अभी रिसेंटली हुआ है, सहारनपुर में बहुत लंबे टाइम तक लगातार एट्रोसिटी होती रही, और कुछ दिन पहले अभी इलाहाबाद में एक लॉ स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी सिर्फ पैर से पैर टकरा जाने के कारण। तो अभी आप देखेंगे पिछले 1 महीने में इतनी घटनाएं हुई हैं दलित एट्रोसिटी की, उस पे तो बहुजन समाज जो है वो तो अभी मंदिर बनाने में व्यस्त है ना। आप लोग को ईंट तो उठाना है, तो मंदिर बनाइए, राम राज लाइए, सब समस्या दूर हो जाए। नहीं, वो बताते हैं कि मंदिर बनाइए, राम राज लाइए, वो उनका राम राज है, वो हमारा राम राज नहीं है, और उनके राम राज में संबुक मारे जाएंगे। और वो जिस तरह से उन्होंने पूरी एक व्यवस्था का वो प्रपोजल रखा हुआ है, वो व्यवस्था हमको बताने के लिए उनका राम राज हमारा राम राज नहीं है, उनका राम राज उनके लिए राम राज है, जहाँ संबुक मारा जाएगा। आपके देश के, आपके बहुजन समाज के युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके बातों का मतलब समझिए। आपका क्या नाम हुआ? जी मयंक यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। क्या लग रहा है कि SC ST एक्ट और ये आरक्षण, ये दोनों को मिला के क्या बहुजन समाज के लिए सचमुच OBC के लिए मुद्दा है कि नहीं है? ये OBC के लिए ही नहीं मुद्दा है, ये पूरे समाज के लिए मुद्दा है। किन लोगों के लिए? पूरे समाज में भाई, बहुजन लोगों के लिए मुद्दा है, 85% के लिए मुद्दा है। विषय क्या है कि दलील दी जा रही है कि एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो? आप मुझे बता दीजिए कि 302 का आज तक दुरुपयोग न हुआ हो, 307 का दुरुपयोग न हुआ हो, इवन डिफेमेशन का दुरुपयोग न हुआ हो। ऐसा कौन सा कानून है जो दुरुपयोग न हुआ हो? आप बताइए मुझे। और दूसरी बात, कानून बनाते टाइम संसद या विधानसभा जब कानून बना रही है तो वो उसके मन में इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है। जब कानून बनाया जा रहा था तो किसी ना किसी परिस्थितियों को देख के ही बनाया गया होगा ना कानून। तो क्या लग रहा है, जो एक वकील से मैं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ऑन ईयर नेशनल दर्शक में कहा है कि जजों का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि उनके अंदर जातिवाद है कि नहीं। अब ये विषय गंभीर विषय है, चूँकि न्यायालय पर किसी भी तरह की राय देना, चूँकि एक कंटेम्प्ट एक ऐसा हथियार है कि राय देना भी। अरे ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं साहब, वो नितिन मिश्रा उनका नाम है, जाने माने वकील है। उन्होंने कहा कि अगर नार्को टेस्ट का मैं कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट हो, और नहीं अगर होता है तो मैं 10,000 वकीलों के साथ अनशन करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है कि इससे स्थिति और बिगड़ेगी? बिल्कुल बिगड़ेगी। आज ही कल के ही देख लीजिए, कल तो दलितों को उल्टा करके मारा जा रहा है, और कैसे स्थिति बदलेगी? अभी क्या बदल गया? सहारनपुर भूल गए क्या? तो जो सवर्ण है वो तो कह रहे हैं कि OBC वाला ज़्यादा एट्रोसिटी करता है। नहीं, ये उनका कहना है ना, हम तो नहीं कह रहे हैं ना। वो टेलीविजन अखबार वाले भी यही कह रहे हैं। अखबार कौन चला रहा है? ये क्या हमें बताना पड़ेगा अखबार कौन चला रहा है? तो आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने क्यों आते हैं? आप लोग रामराज क्यों नहीं चाहते हैं? रामराज चाहेंगे तो आप जैसे अभी कह रहे थे ना कि वो ईंट गारा, तो ईंट गारा ही ढोएंगे हम। फिर अगर पुजारी बना दे तो ये भ्रम मुझे लगता है कि 85% को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो पुजारी बनाएंगे, वो सिर्फ ईंट गारा ही ढोएंगे। इस राम राज्य की परिकल्पना में वो सिर्फ ईंट गारा ढोने लगेंगे। ये मैं जानबूझकर तंज करने वाले सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका जो बहुजन समाज है, जो यूनिवर्सिटी आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, वो कितना जागरूक हो रहा है। और वो तभी जागरूक हो रहा है जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहा है। उसी कवायद, उसी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुँचे ही नहीं। पहले हायर एजुकेशन में सीट कट हुआ है, अब आरक्षण लगभग समाप्त है, नौकरी भी, तो अब नौकरी संभव नहीं है। अब लगता है कि सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं अवधेश DCSE कॉलेज से। हाँ। और मैं आप भी शेड्यूल कास्ट होंगे? नहीं, मैं OBC में आता हूँ। अच्छा, यहाँ OBC की बहुत भागीदारी दिख रही है, मतलब अलायंस बन रहा है। नहीं। आप लोग कहीं मोदी जी को डिरेल तो नहीं करना चाह रहे? OBC प्रधानमंत्री नहीं, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अभी ऐसा हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम लोगों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2007-8 के टाइम में भी हमने बनाया था, और उस टाइम का ये कंटिन्यूएशन है कि बीच में कहीं किसी बातों से हम लोग नहीं रह पाए एक साथ, या साथ में थे भी तो वो दिख नहीं रहा था। ये फिर से इस सरकार ने ऐसा मुद्दा दे दिया है टू सेव 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर के, जिसमें कि उस रोस्टर पे हर कोई, चाहे वो SC हो, ST हो, PH हो, या आपको इवन की अनरिजर्व पोस्ट भी है, उसका भी नेचर चेंज हो जाएगा। और हमारे ये 200 पॉइंट के लागू ना होने से
जो विड्रॉल का लेटर आया है यूजीसी के द्वारा जो हमारे ऊपर थोपा गया यूनिवर्सिटी में, ये कहीं ना कहीं हमारे हर पोस्ट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अच्छा, आप ओबीसी कैटेगरी से है, देश को बताइए, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देखते हैं कि ओबीसी को कितनी भागीदारी है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और सबसे ज़्यादा इस रोस्टर से ओबीसी को नुकसान हो रहा है, शेड्यूल कास्ट को हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब को हो रहा है। नहीं, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा रोस्टर है 200 पॉइंट के जगह पे जो 13 पॉइंट रोस्टर लगाया गया है, इसमें हर कोई अपने पोस्ट से बेदखल हो जाएगा, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो आपका एडहॉक पढ़ा रहा हो, और सबसे ज़्यादा मार एडहॉक पे पड़ने वाली है क्योंकि उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 120 दिन का अपॉइंटमेंट दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी प्रोफेसर होंगे? देखिए, पूरा डाटा तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मतलब देखिए, टोटल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ नहीं, टीचिंग स्टाफ यहाँ पे लेवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का है। तो प्रोफेसर के लेवल पे तो और एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे तो ओबीसी को कोई रिजर्वेशन ही नहीं है फ्रॉम बिगिनिंग। ये यहाँ के एंट्री लेवल पे ही उनको कहा गया है कि ये एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पे रिजर्वेशन है। कितना मंडल साहब, कितना ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रैंक में सिर्फ 3 हैं जो एससी के, अच्छा, और 3 SC हैं और ओबीसी एक भी नहीं है, और ये टोटल स्ट्रेंथ जो है एसटी भी नहीं। आप टोटल प्रोफेसर, टोटल प्रोफेसर का स्ट्रेंथ 450। बहुत अमीर हो गए हैं भाई साहब ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग आरक्षण पाकर बहुत मोटे हो गए हैं, मोटा माल वाले हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 शेड्यूल कास्ट के लोग प्रोफेसर हैं और ओबीसी के, वो पूरा मैं डाटा आपको दे दूंगा, आप उसको बाज़ाब्ता दिखा देंगे। वो पूरे जो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स के रैंक में कुछ मिल जाएंगे आपको, जो प्रॉपर प्रोफेसर होते हैं उस रैंक में नहीं, ओबीसी एक भी नहीं है। प्रोफेसर त्रिभुवन प्रसाद अभी जस्ट हुए हैं, अभी जस्ट प्रोफेसर हुए हैं। एक हुए हैं। हाँ, अच्छा चलिए, हम 10 में तो है नहीं, हम 10 सुनिए, नहीं, हम 10 मान लेते हैं, ओबीसी के लोग 10 प्रोफेसर। मैंने ये कहा कि एसोसिएट और प्रोफेसर में ओबीसी को फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रिजर्वेशन, वो है ही नहीं रिजर्वेशन। भाई आप लोग अभी राम मंदिर बनाइए, और हमेशा की तरह बहुत क्रूशियल है। अब रतन लाल जी हैं, अब जी बिल्कुल बात करनी है। नेशनल दस्तक के हमारे गेस्ट हैं, जैसे आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि आप रतन जी का बहुत इंटरव्यू क्यों करते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग टेलीविज़न रोज़ देखते हैं, रोज़ संबित पात्रा क्यों दिखता है, कभी समझ में आता है आपको? मैं संबित पात्रा नहीं, मैं संबित पात्रा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से संबित पात्रा बीजेपी की बात बहुत मजबूती से रखते हैं, बहुजन समाज की बात प्रोफेसर रतन लाल जो है वो बहुत मजबूती से रखते हैं। मैंने आपका कंपेयर नहीं किया। सर ये बताइए कि SC ST एक्ट पर तो बात करेंगे ही, ये ओबीसी की संख्या जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से सूरज मंडल साहब बता रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान तो ओबीसी को हो रहा है। एकदम हो रहा है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब हमारे पढ़ने की बारी आई तो स्लेट छीन लिए, प्लेट पकड़ा दिए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बारी आई, जब हमारे इंटेलेक्चुअल तैयार होने की बारी आई, तो आपने तरह तरह से जो है ना लीला करके पूरे रिजर्वेशन को ही ख़त्म करने की कोशिश की है। तो जाहिर है कि इसे SC ST OBC सब पे मार पड़ रही है, और अभी तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं हुआ था। अब सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन तो है सीधा ही जनऊ सरकार जो केंद्र में बैठी हुई उसको उखाड़ फेंक देना है, सॉल्यूशन तो यही है। दूसरा कि जो बाकी सरकार आएगी महागठबंधन की, पहले उससे कमिटमेंट कराना है कि पहले इन इश्यूज़ पे आप मुंह खोलो, पहले कि सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म जो लोग कर रहे हैं उनका एजेंडा पहले ढूंढना है। कि आप बताइए कि आखिर जो हम लोग सड़क पे दिन रात हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो हमारे जो पार्टी हैं जिनको हम वोट देते हैं उनसे भी पूछना है कि आप एजेंडा स्पष्ट कीजिए। तो ये है बेसिकली, ये पॉलिटिकल बैटल है, और ये सरकार जो है ना बहुत लीला कर रही तरह तरीके से। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह से टेरराइज करने की कोशिश हो रही है, एक तरह से हमले नहीं हो रहे हैं। पहले सहारनपुर उना में पीटेंगे जिससे आतंकित हो जाए, उसका वीडियो बना के वायरल करेंगे। उसके बाद संसद में निजीकरण करेंगे। उसके बाद जो बचा से कोर्ट के थ्रू जो है ऐसा डिसीजन दिलवाएंगे। मुझे ये बताइए कि ओबीसी का एक बड़ा तबका है, अभी बिहार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसमें शामिल है। उस ओबीसी को बताइए कि राम राज से उनका फायदा होना है आरक्षण से? नहीं, वो बता रहा हूँ। सूरज जी इधर आइए, हम आपको एक लाइन में ये सूत्र बता दे रहे हैं। जब तक वो, देखिए अभी दलितों में एक चर्निंग हुआ है, वो हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं और सीधे बौद्ध बन रहे हैं, नहीं तो नास्तिक बन रहे हैं, बड़ी संख्या में बन रहे हैं। धीरे धीरे ये शुरुआत अब ओबीसी में भी होने लगी है। मेरा ये मानना है कि जब तक ओबीसी हिंदू बने रहेंगे तब तक दलितों को डरना चाहिए, और जब वो पिछड़ा और शूद्र जिस दिन बन जाएंगे उस दिन उनको डरना चाहिए
जो जनेऊ पहने हुए हैं। हिंदू या ब्राह्मण धर्म के जब तक मंदिर बनाते रहे? नहीं, ब्राह्मण धर्म ही, वही उसको बोलचाल में हिंदू ही कहते हैं। हिंदू कोई धर्म उन्होंने है नहीं, वैसे ब्राह्मण धर्म। जब तक ओबीसी हिंदू हैं तब तक हमें डरना चाहिए भाई, और जब वो शूद्र और पिछड़ा हो जाएंगे तब उनको डरना चाहिए जो हमको डरवा रहे थे। ये बात समझिए। हाँ, SC/ST एक्ट पर आपकी क्या राय है और कैसे आप, मुझे एक आज मिले थे एक शख्स भगवान जाटव, वो कह रहे थे कि अब बहुजन को तो अब न्याय से भी, कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं है, अब कोई दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। अरे न्याय कभी मिला ही नहीं अब तक। आप कह रहे हैं 70 साल उठा के देखिए ना, ये तो पहले था कि थोड़ा लाजे शर्मे थोड़ा सा छिप आके हो रहा था। ये तो दलित अधिकार और दलित, ये तो निर्लज सरकार है, निर्लज सरकार है। बाबा साहब का नाम लेके, रो के, गा के, सब करके आया। सबसे ज़्यादा मार रहा है, दलित को ही मार रहा है। अब कहने के लिए तो दलित हमारे राष्ट्रपति हैं, पिछड़ा हमारे प्रधानमंत्री है। तो ब्राह्मणवाद का एक खेल देखिए, उसी में से एक कैरेक्टर निकालेगा, उसको राजा बना देगा और राजा को बोलेगा कि आपका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, और अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है कि जब तक हम राज तिलक नहीं करेंगे तब तक तुम राजा नहीं बनोगे। खेल समझिए। तो रियल अथॉरिटी कहाँ पे है? रियल अथॉरिटी जनेऊ में है। तो वो जब राज तिलक करता है तब कहते हैं अब राजा हुए। तो राजा हुए तो आपको क्या करना है? अब वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना है। ये जो धर्मशास्त्रों में हमने पढ़ा है, जो मनुस्मृति में पढ़ा है, वो अभी हमें दिख रहा है। एक शूद्र को प्रधानमंत्री, एक अस्पृश्य को राष्ट्रपति बनवा दिया गया है, और बना के सारे दलितों पिछड़ों पर डंडे उन्हीं से पड़वा रहा है। ये देखिए ब्यूटी, इसका खेल देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ मंडल, जैसा लग रहा है आपको? आप लोग ये आप देख सकते हैं इस देश में जो अभी स्थिति है, इस सरकार के आने के बाद सबसे अधिक किन पर मार पड़ी? जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको तो एक तरह से मुसलमान है भाई, उसकी सबसे ज़्यादा हत्या हुई। उसके बाद ये नंबर एक करके आ रहा है। और ये देखिए बाबा साहब के जो दो बहुत बड़ी देन है इस समाज को, एक राइट टू वोट, वो ईवीएम के टैंपरिंग के माध्यम से वो तो आधा छीन लिए, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। वोट आपसे लेना नहीं है, वो ले लेंगे, उनको है, व्यवस्था है। तो बाबा साहब के उस व्यवस्था को उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण जो सामाजिक न्याय का जो था, जो आरक्षण का था, जो एक लोगों को सम्मान देने का था, उसको लगभग निरस्त कर दिया है इस सरकार ने। तो अब हम उसको लेके कोविंद साहब और जो हमारे, ये मोदी वैसे पिछड़े नहीं हैं, ये जो हैं वो जिस समाज से आते हैं, उन्होंने अपने आप को 2014 के चुनाव हेतु डिक्लेयर करवाया था ओबीसी। मोदी मान लिए पिछड़े नहीं है, आपके जो SC/ST OBC के सांसद वहाँ बैठे हुए हैं, ये मुंह में उनसे दही क्या? जमा के हैं। मुंह में इसलिए दही जमा के हैं क्योंकि इनकी जो आस्था है, इनका जो, दे आर आंसरेबल नॉट टू द पीपल, टू देयर लीडर्स। वो अपने अपने पार्टी के नेताओं के प्रति जवाबदेह है। तो बताइए, SC/ST के सांसद, OBC के सांसद डरते हैं, आप लोग को डर नहीं लगता है नौकरी चली जाएगी? आप लोग नहीं, प्रोफेसर हम हैं। लोग तो अब डॉक्टर साहब हम लोग हैं, हम लोग तो हाँ जान हथेली पर लेके फुले निकले। साहब डरे थे, अम्बेडकर साहब डरे थे। जब वो नहीं डरे थे तो ओरिजिनल तो हम लोग लिगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। उस लिगेसी पत्रकारों की तो हत्या हो रही है, मैं तो डर रहा नहीं हूँ। तो मास्टरों को ही मार रहा है, इंटेलेक्चुअल्स को भी मार रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मार रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर अपने साथियों को कहना चाह रहा हूँ कि 2014 में वो क्लाइमेक्स था इसका बीजेपी का। उसने सारे कार्ड खेले, हजारों करोड़ रुपए पंप किए, सारे अखबार खरीद लिए, सारे टीवी खरीद लिए, सब कुछ कर लिए। ओपोजिशन बिखरा हुआ था, तमाम लोग खरीद लिए, दलित सारे जितने मौसम वैज्ञानिक नेता थे सबको खरीद लिए। बावजूद इसके कितने वोट आए थे? 31%। इसलिए मैं साथियों से अपील कर रहा हूं कि 69% जो है ना बिखरा हुआ वोट है, उसको इकट्ठा कीजिए। और जहां जो बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जहां जो जीत रहा है, एक मुश्त होकर इतना वोट दे दीजिए कि कितना भी ईवीएम टेम्परिंग करे तो उसका हिसाब किताब वहीं पे हो जाए। एक आखिरी सवाल दोनों लोगों से लूँगा, ये जो मुस्लिमों को मारने के लिए आप लोग का इस्तेमाल हो रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का, इस पर क्या कहेंगे? ये इस पर क्या कहना है? जब तक हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब तक इस्तेमाल पिछड़ों का किया जा रहा था अल्पसंख्यकों पर हमला का कांग्रेस के रिजीम में, उसके बाद से जब से लालू प्रसाद जी वहाँ शासन संभाले हुए थे, तब तक 30 साल बाद एक रीढ़ विहीन कुर्सी कुमार जी आए हैं। तब पहली बार औरंगाबाद में कल लोग जलाए गए हैं, दुकानों को जलाया गया है 2 दिन पहले। क्यों? क्योंकि ये वही व्यवस्था है जो चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वहाँ लोगों को डिवाइड करके जो पिछड़ों का वोट दिया जाए, वो नहीं चलेगा, उसको नहीं चलने देंगे। और उसके लिए जो आप अभी कहे हैं कि आपको डर नहीं लगता है, डरना अब उनको पड़ेगा।
और मैं एक बात से अपनी बात अभी समाप्त करूंगा कि बीपी मंडल जी का सदन में जो भाषण हुआ था, उन्होंने पिछड़ों के लिए नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए और दलित के लिए जो वहाँ पर संघर्ष किया था 78 में, उनका भाषण बेलछी कांड के बाद जो हुआ था वो पढ़िएगा। उन्होंने जगजीवन बाबू का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि हम लोग हैं साथ और हम लोग इस तरह के शर्मनाक घटनाएं जो उस समय बेलछी हुआ था और आज जो सहारनपुर और इस तरह की जो एक बच्चे का पैर सट गया तो उसको जान से मार दिया, वो नहीं होने देंगे। आज हम लोग उसी खून से हैं और वो अब नहीं चलने देंगे। क्या लगता है जनता को अब सड़कों पर आना चाहिए? आ ही रहा है। कल आपने मुंबई में देखा नहीं? आप कितना देखिए, ऐसा है अल्टीमेटली लोकशाही में जनता का महत्वपूर्ण स्थान है और जनता जब जागती है ना तो अच्छे अच्छे किले ध्वस्त हो जाते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। और कब तक आप मीडिया क्या समझता है कि मीडिया की वजह से मीडिया मूवमेंट को दबा लेगा? जब कांशी राम जी के ज़माने में मीडिया नहीं साथ था उनके, डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में नहीं था, फुले साहब के ज़माने में नहीं था, तो क्या आंदोलन रुका कभी? तो इनके भरोसे आप दिखाए ना दिखाए, आपको आपके ओरिजिनल स्थान पे पहुंचा देंगे 19 में। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुस्लिम की बात की। मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों पे जिस तरह से हमले बढ़े हैं, अगर मेरे अपने हित में और उनके हित में चुनाव करना पड़े तो मैं अपने हित का त्याग करूंगा। पहली लड़ाई जो है ना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की होनी चाहिए, क्योंकि जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है इस धरती पे। मुझे लग रहा है इसीलिए दलित पिछड़े जितने लोग इंटेलेक्चुअल सोशल एक्टिविस्ट लीडर इकट्ठा हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लगातार उत्तर प्रदेश तो इसका लेबोरेटरी बना हुआ है। उन सबको जो है सबसे पहला प्रश्न फोकस करना चाहिए, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के क्वेश्चन को करना चाहिए और उनके प्रोटेक्शन को। अभी चाहिए था कि भाई बिहार उत्तर प्रदेश बंद करते वहाँ पे कि देखते हैं इनके पास कितनी गोलियाँ हैं, कितने पुलिस हैं। बंद करना चाहिए, इसलिए गंभीर मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है, सेकुलरिज्म हमारे लिए कोई खाली पॉलिटिकल इशू नहीं है, सेकुलरिज्म हमारे कल्चर का पार्ट है। और भारत में सदियों से ये बहुलतावादी समाज रहा है, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते रहे हैं। आज वैसे लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवाद का बांट रहे हैं जिनका राष्ट्र के बनाने में कोई योगदान नहीं था। एक बात मैं कह रहा हूँ, कम से कम नेशनल दस्तक देखने वालों से कह रहा हूँ कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ये आपके समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। टेलीविज़न पर जो आप डिबेट देख के मज़ा ले रहे होते हैं वो किसी पार्टी के खास कार्यकर्ता होते हैं। ये लोग समाज बचा रहे हैं, देश बचाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इस डिफरेंसेस को समझिए और आप समझिए कि टेलीविज़न पर किनको बैठाया जा रहा है। और नेशनल दस्तक की कोशिश है कि बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं वो कैसे सोच रहे हैं, वो आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जो राष्ट्र की किसी राष्ट्र की जनता अगर मजबूत नहीं होगी तो वो राष्ट्र भी मजबूत नहीं होता है। और ये आप लोगों पर है कि आपके जो इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं उसको आप लोग किस तरह से ले रहे हैं। इसलिए नेशनल दस्तक की हमेशा कोशिश होती है कि जो बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल हैं उनकी किसी मुद्दे पर क्या राय है वो आप तक पहुंचाई जाए। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।